हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तब हम लोग अपना अगला लेक्चर की बात करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की और हाइब्रिडाइजेशन की। इन दो टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर हम लोग अपने अगले लेक्चर में चलेंगे जिसमें हम लोग बीएससीपीआर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने लुईस थ्योरी की बातें की थी, लेकिन लुईस थ्योरी हर जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा था। बहुत जगह से उनकी लिमिटेशन आ गई थी। इस लिमिटेशन के वजह से एक नए थ्योरी का इजाद हुआ था जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी कहता क्या है, देखो कि किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना बच्चा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो ये बोलता है कि जो एटम से, मान लो सपोज करो एक एटम है, इसका ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक एटम ए है और एक एटम मान लो बी है, इसका ये एक ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं ना, ओवरलैप मतलब इस प्रकार से, एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चा, बोर्ड जरा लैग कर रहा है, इसको खत्म होने दो फिर बताते हैं। मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है आपका कि जब हम लोगों का कोई दो एटम जो आपस में बॉन्ड बनाने आते हैं, कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की। जब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाने आते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड याद है ना, उसमें क्या होता था कि दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता था। तो जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के लिए आते हैं तो कैसे शेयरिंग करते हैं, ये एक एटम के पास एक ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम के पास जो ऑर्बिटल है उसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं इस प्रकार से। आपस में एक एटम का ऑर्बिटल और ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, और ओवरलैप करने के बाद इनके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इस शेयरिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यही बात यहाँ बोलता है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज डन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जब भी कोई दो एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उन दोनों एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर में, जैसे मान लो एक ऑर्बिटल ये दूसरा ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और उस शेयरिंग से आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पोस्टुलेट कोवैलेंट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यही होता है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ जरा पढ़ो ढंग से, कि हाफ फिल ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। पहली बात देखो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो मान लो किसी एटम के एक ऑर्बिटल में ऑलरेडी पहले से दो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि ये तो फुलफिल है। फुलफिल है तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता है। तो फुलफिल ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो कैसा होना चाहिए, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वाला, और उसमें भी अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। मान लो अगर एक एटम का ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग इस साइन के साथ दिखा रहे हैं, तो दूसरे और एटम की जो ऑर्बिटल होगी वो भी एक तो वो हाफ फिल भी होना चाहिए और अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, यानी कि इस तरीका का होना चाहिए। तब जाके जब दोनों ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में हम लोग दो इलेक्ट्रॉन सेम साइन के साथ नहीं होते हैं, साइन अपोजिट होना चाहिए। तो एक एटम का मान लो ऑर्बिटल था, इसके पास इस साइन के साथ इलेक्ट्रॉन था, दूसरे एटम के ऑर्बिटल में इस साइन के साथ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था। अब दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक सिंगल ऑर्बिटल की तरह बिहेव करेंगे, तो उसमें भी जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए ना। अगर इसके पास भी यही साइन वाला इलेक्ट्रॉन होता तो फिर तो दोनों में ऐसा इलेक्ट्रॉन हमको दिखता, तो ये तो गलत हो जाता। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद करो। इसीलिए दूसरा पॉइंट वही बोल रहा है कि एक तो हाफ फिल ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरी बात दोनों एटम, जो दो एटम आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे आ रहे हैं, उनके हाफ फिल ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। और वही बात यहां लिखा हुआ है कि हाफ फिल ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड ईच अदर टू ऑफ टू एटम। दो एटम के जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करने आते हैं वो ऑर्बिटल एक तो हाफ फिल होना चाहिए और उनमें एक दोनों के पास अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगला पॉइंट बोला कि जब ओवरलैपिंग होता है तो कितना ओवरलैपिंग हो सकता है, तो मैक्सिमम हम लोग 50% से कम ओवरलैपिंग करवाते हैं। 50% भी ओवरलैपिंग नहीं होता या उससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो 50% या उससे ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो एटम का न्यूक्लियस काफी नजदीक आ जाएगा। मान लो एक एटम ये आपस में ओवरलैप करके एक दूसरे के अंदर घुस रहा है, जब बहुत नजदीक चला जाएगा, यानी कि 50% से ज्यादा जब दोनों एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे तो दोनों एटम का न्यूक्लियस काफी नजदीक आ जाएगा, जिससे उनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। एटम के न्यूक्लियस में प्लस चार्ज, इस एटम के भी न्यूक्लियस में प्लस चार्ज, दूसरे एटम के भी न्यूक्लियस में प्लस चार्ज। तो जब दोनों एटम ओवरलैप करेंगे तो ज्यादा
ओवरलैपिंग कर लेने से दोनों का न्यूक्लियस नजदीक आ जाएगा, यानी कि दोनों का प्लस चार्ज नजदीक आ जाएगा, और दोनों के प्लस चार्ज नजदीक आने की वजह से क्या होगा, एट उसमें जो बॉन्ड बनेंगे उसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ने से कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जब भी ओवरलैपिंग होता है ना तो 50% से कम ओवरलैपिंग होता है। वही बात यहां लिखा हुआ है कि लेस देन 50% ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज डन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में 50% से कम ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की। अच्छा, अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या बोला, देखो हमें पता है कि ओवरलैपिंग 50% से कम ही करवाना है, लेकिन मान लो कहीं पे बॉन्ड बन रहा है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जिसमें 49% ओवरलैपिंग हुआ, किसी में मान के चलो 30% ओवरलैपिंग हुआ, और किसी में 20% ही ओवरलैपिंग हुआ। 50% किसी में नहीं है, सब में 50% से कम ही है, उसमें भी 50% से कम में वाले में इसमें 49% है, इसमें 30% है, इसमें 20% है। तो जितना ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा ना, होना 50% से कम है, लेकिन 50% से कम में भी जिसमें जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उस बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, यानी कि बॉन्ड उतना मजबूत बनता है दो एटम के बीच में, क्योंकि एटम जितने नजदीक आएंगे बॉन्ड की लेंथ उतनी छोटी होगी और बॉन्ड का मजबूती उतना ज्यादा होगा। वही बात बोला, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना है, कम ही होना है, ठीक है। अब कम में किसी में 49% हो सकता है, किसी में 40%, किसी में 30%। तो उस 50% से कम में भी जो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी मजबूत होगी, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड उतना पावरफुल बनेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है बच्चा, बॉन्ड एनर्जी भी उतना ज्यादा होता है। क्यों? बॉन्ड एनर्जी होता क्या है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है उसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब खुद सोच के बताओ, जो बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगा ना। और बॉन्ड, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, यानी कि बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतना ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना आपका, बॉन्ड एनर्जी आपका उतना ज्यादा हो जाएगा। और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतनी मजबूत होगी और बॉन्ड का एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग तो नहीं होना है, लेकिन उससे कम में भी जो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा उसकी बॉन्ड उतनी मजबूत बनेगी। तो वही बात यहां पे बोल रहा था। अच्छा, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बताओ कैसा होगा भाई। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा का मतलब है कि बॉन्ड काफी मजबूत बन रहा है, यानी कि बॉन्ड दो एटम के बीच में दूरी बहुत, न्यूक्लियस के बीच में दूरी कम है, तो बॉन्ड की दूरी कम है तो बॉन्ड लेंथ इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना छोटा, बॉन्ड एनर्जी जितना कम बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा। यही बात यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? जो बात हम अभी पीछे बोले उन्हीं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक बात बता दिए कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के और बॉन्ड एनर्जी के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। अच्छा, अब यहां पे देखो, आप लोग को पढ़ाए थे, याद करो ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है पी, तो पी डम्बेल शेप का होता है, इसमें दो लोब होते हैं बच्चा, इसको हम लोग लोब बोलते हैं। तो एक को प्लस साइन के साथ दिखाएंगे तो दूसरे को माइनस साइन के साथ। तो मान लो मेरे पास दो पी का ऑर्बिटल है, एक है ये और एक है मान लो ये। अब इन दोनों को ओवरलैपिंग करना है। मान लो किसी एटम का पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो पी ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा, तो अगर ओवरलैपिंग करवाएंगे तो ओवरलैपिंग हम लोग जब भी करवाते हैं तो सेम साइन वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, यानी कि इस पी ऑर्बिटल का प्लस है तो दूसरे पी का भी प्लस ही होना चाहिए। अगर एक का माइनस है तो दूसरे का भी ओवरलैपिंग में माइनस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का प्लस एक का माइनस ओवरलैप करेगा, नहीं। वही बात यहां लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड द सेम साइन, शुड हैव सेम साइन। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के पास जो साइन होना चाहिए वो सेम साइन होना चाहिए। अपोजिट साइन में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है। ये वाला ओवरलैपिंग पॉसिबल, ये वाला ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ये ओवरलैपिंग सही है, सेम साइन के साथ प्लस प्लस के साथ हो रहा है, ये माइनस माइनस के साथ ये भी सही है, ये गलत ओवरलैपिंग है। अच्छा, ये ओवरलैपिंग दो तरह के होते हैं बच्चे। किसी भी एटम के जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू बीबीटी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होता है पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग इस प्रकार से, जैसे मान लो एक पी ऑर्बिटल है, इधर से आ रहा है, एक पी ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, और इस प्रकार से दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है। इसको कहते हैं हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग, या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी इसी को कहते हैं, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर मान लो मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है ऐसा, एक पी ऑर्बिटल है ऐसा, इसका ये प्लस, इसका ये प्लस, इसका ये माइनस, इसका ये माइनस, इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो तो कैसा ओवरलैपिंग होगा, इस प्रकार का ओवरलैपिंग दिखेगा आपको।
तो यहां जो ओवरलैपिंग हुआ वो कैसा हुआ भाई, देख दोनों का प्लस है, इसका प्लस इसके प्लस के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, इसका माइनस इसके माइनस के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। लेकिन ये ओवरलैपिंग कैसा है, ये वाला ओवरलैपिंग है, ऐसे ओवरलैप हो रहा है। इस ओवरलैपिंग को हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं या साइड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। और वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग दो तरह का होता है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक पैरेलल ओवरलैपिंग, उसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और उसी को लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जो यहां पे आपको हमने बताया। तो दो तरह के ओवरलैपिंग होते हैं। इन्हीं दोनों तरह के ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चा। हमारा बॉन्ड दो तरह का, हम लोगों को जनरली अभी अभी हम जनरली दो तरह के बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा, ये डिपेंड करता है कि जो दो एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं वो किस प्रकार का ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जब भी बच्चा एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो उससे जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और जब भी पैरेलल या साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग होता है उससे जो बॉन्ड बनता है वो आपका पाई बॉन्ड बनता है। उसी के ऊपर आगे कहानी है। तो टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है, देख लो यहां, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब हमारे पास एस ऑर्बिटल होंगे, पी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं और एफ हो सकते हैं। तो कोई भी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। एक बात यहां लिखा हुआ है कि किसी भी एटम का जब एस ऑर्बिटल ओवरलैप करने आता है, ये याद रखना, किसी भी ऑर्बिटल का जब एस, किसी भी एटम का जब एस ऑर्बिटल ओवरलैप करने आता है तो वो हमेशा साइड ऑन ओवरलैपिंग करता है, सॉरी साइड करते हैं, ये एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। हमेशा एस ऑर्बिटल कौन सा ओवरलैपिंग करेगा बच्चा, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। इस बात को ध्यान पे रखना, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। एस जब भी किसी भी एटम का एस जब ओवरलैप करने आता है, चाहे एस वो पी के साथ ओवरलैप करे या किसी एटम के एस के साथ ओवरलैप करे, जब भी एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जब कभी भी एस ऑर्बिटल, याद रखना इस चीज को, जब कभी भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो वो हमेशा क्या करता है, आपका एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। यानी कि इस प्रकार से, एक एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, तो मान लो दो एस के बीच में भी ओवरलैप होगा तो या इसी को हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। और एक एस और एक पी का अगर ओवरलैपिंग हुआ तो भी कैसा होगा बच्चा, आपका एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगा। और एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस बात को ध्यान पे रखना। अच्छा, एस की ओवरलैपिंग एस के साथ करवाओगे तो हमेशा एक्सियल ही होगा, और एस की ओवरलैपिंग पी के साथ भी करवाओगे, जैसे ये एस ऑर्बिटल है और मान लो ये अपना एक पी ऑर्बिटल है बच्चा, तो एस का ओवरलैपिंग एस से करवाएं या पी से करवाएं, जब भी एस इन्वॉल्व हो गया ओवरलैपिंग में तो बॉन्ड ओवरलैपिंग एक्सियल ही होगा और बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनेगा। तो आपके माइंड में एक सवाल उठा, सर क्या पी भी हमेशा सिग्मा ही बनाएगा, यानी कि पी का ओवरलैपिंग भी हमेशा एक्सियल ही होगा? नहीं, पी जब एच के साथ करेगा एक तो तब वो क्या करता है, पी की ओवरलैपिंग, पी आपका दोनों ओवरलैपिंग कर सकता है, सिग्मा एक्सियल भी और पैरेलल भी, लेकिन एस ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही करता है। तो पी का एक्सियल ओवरलैपिंग किसके किसके साथ हो सकता है भाई, ये एग्जांपल है देख लेना। पी का एक्सियल ओवरलैपिंग देखो, पी के बीच में भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है। पी का ओवरलैपिंग अगर एस के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है। और पी के बीच में दो तरह के ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक्सियल भी और पैरेलल भी। सिंपल याद रखो, एस जब भी इन्वॉल्व हो, किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो, ओवरलैपिंग हमेशा कैसा होगा, एक्सियल ही होगा। लेकिन अगर पी है तो पी का एस के साथ एक्सियल, लेकिन पी का अगर पी के साथ ओवरलैपिंग होगा तो वो एक्सियल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो पी का अगर पी के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो इस प्रकार से होगा, एक पी ऑर्बिटल एक दूसरा पी ऑर्बिटल, दोनों का सेम साइन है प्लस प्लस, और दोनों के बीच में यहां ओवरलैपिंग होकर के एक बॉन्ड बना, तो ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, एक्सियल। लेकिन पी के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग भी हो सकता है। और पी का पैरेलल ओवरलैपिंग किसके किसके साथ हो सकता है, पी का पैरेलल ओवरलैपिंग पी के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है अपना प्लस प्लस साइन के साथ, ये एक दूसरा पी ऑर्बिटल है अपना प्लस प्लस साइन के साथ, तो एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है पी और पी जो कि यहां बता दिए, और एक साइड ऑन ओवरलैपिंग भी, इन दोनों को मिला दोगे तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग कर सकता है। इस प्रकार से देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पी आपका दोनों ओवरलैपिंग कर सकता है, एक्सियल भी और पैरेलल भी। एस हमेशा आपका एक्सियल ओवरलैपिंग ही करता है। ठीक है।
जब पी और पी के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो वहां पाई बॉन्ड बनेगा। जब आपका पी और पी के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक्सियल ओवरलैपिंग जब भी होती है सिग्मा बॉन्ड ही बनती है, और वही बात यहां पे लिखा हुआ है बच्चे। अच्छा, एक्सियल ओवरलैपिंग और कौन कौन कर सकता है? पी कर सकता है, सॉरी पैरेलल ओवरलैपिंग और कौन कौन करता है? एक्सियल ओवरलैपिंग केवल दो ही ऑर्बिटल कर सकते हैं, एक पी और एक एस। पी एस के साथ भी एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है, एस कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेगा। अच्छे से समझो, गौर से सुनो, देखो एस ऑर्बिटल लोगे, एस किसी के भी साथ ओवरलैपिंग करे हमेशा एक्सियल करेगा, क्लियर, ठीक। पी की बात करोगे तो पी आपका एक्सियल ओवरलैपिंग भी कर सकता है और पैरेलल भी। अगर पी का एस के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल होगा, लेकिन पी का पी के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है तो एक्सियल भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। अगर एक्सियल हुआ तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और अगर पी का पी के साथ पैरेलल हुआ तो बनेगा पाई बॉन्ड। अच्छा, पी का अगर डी बात करें डी की, तो डी की ओवरलैपिंग जब भी होगी बच्चा याद रखना हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग ही होता है। चाहे डी ऑर्बिटल आपका पी के साथ करे, चाहे डी ऑर्बिटल आपका डी के साथ करे, हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग ही होगा। और ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पी ऑर्बिटल है, प्लस और माइनस, डी डबल डंबल शेप का होता है इस प्रकार का, तो ये डी ऑर्बिटल है, प्लस माइनस। अगर इनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं तो ये पी और ये डी, तो जब इनका ओवरलैपिंग होगा तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है बच्चा। इस प्रकार से तो देखो पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ ना। अच्छा, अगर डी और डी की ओवरलैपिंग करवाओगे, एक डी मान लो ये है और एक डी अपना ये है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, तो ये ऐसा ओवरलैपिंग करेगा। देखो कैसा, डी और डी के बीच में हमेशा एक, देखो यहां यहां ओवरलैपिंग हुआ, यहां यहां ओवरलैपिंग, तो कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है? ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो डी एस हमेशा किसी के भी साथ करे एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, डी हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग करता है, लेकिन पी आपका एक्सियल और पैरेलल दोनों ओवरलैपिंग कर सकता है। इस बात को ध्यान पे रखना है। अच्छा, हमें पता चला कि जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड सिग्मा और बनता है, और जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड पाई बनता है। तो इन दोनों बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है अगर आपसे पूछ दे तो देखो, एक तरफ सिग्मा बॉन्ड लिखा हुआ है, एक तरफ पाई बॉन्ड लिखा हुआ है। पहला, इट फॉर्म्स बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, वही बात बताया, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। लेकिन पाई बॉन्ड की बात करें तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, बात बता दिए। दूसरा, सिग्मा बॉन्ड आपको कौन कौन बना सकता है? एस एस के ओवरलैपिंग से बन सकता है, एस और पी के ओवरलैपिंग से बन सकता है, पी और पी के ओवरलैपिंग से बन सकता है, क्योंकि एस एक्सियल ओवरलैपिंग करता है और पी भी एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। तो एस एस के साथ भी एक्सियल ओवरलैपिंग करता है जो कि यहां बताए, एस पी के साथ भी एक्सियल ओवरलैपिंग करता है जो कि यहां बताए, और पी पी के साथ एक्सियल और पैरेलल दोनों करता है। तो अगर पी और पी के साथ एक्सियल किया तो सिग्मा बनेगा, ठीक। तो यही तीन तरह के ओवरलैपिंग से सिग्मा बनते हैं। बाकी अगर पैरेलल की बात करोगे तो पी और पी के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, तो पाई बॉन्ड पी और पी से बन सकता है। डी जब भी आएगा तो सिग्मा आपका पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड ही बनाएगा। तो डी पी के साथ भी आपका पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा, और डी जब आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो वहां से भी पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि पाई बॉन्ड बनाने वाले इतने ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है। क्योंकि देखो पैरेलल ओवरलैपिंग में जो होता है ना, वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। खुद से सोचो, पैरेलल ओवरलैपिंग जब होता है तो इस अगर ओवरलैपिंग करने जब आएगा तो यहाँ पे, यहाँ सेंटर की वजह से यहाँ से क्या होता है, ये रुक जाता है, अटक जाता है, क्योंकि बीच में गैप आ जाता है ना, यहाँ पर टकरा जाएगा, यहाँ टकरा जाएगा, यहाँ टकरा जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। जबकि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो देखो कितना अंदर तक जा सकता है ओवरलैपिंग, कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग में ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसलिए एक्सियल बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है पैरेलल की तुलना में, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है किससे? पाई बॉन्ड से। इसलिए सिग्मा बॉन्ड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं और पाई बॉन्ड को हम लोग वीक बॉन्ड मानते हैं, ठीक। तो अगर बॉन्ड ज्यादा मजबूत सिग्मा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा किसका होगा? सिग्मा का, जबकि बॉन्ड एनर्जी पाई का क्या होता है? कम होता है। यही बात यहां लिखा हुआ है। अच्छा,
बॉन्ड लेंथ जो होता है सिग्मा, अब जो बॉन्ड मजबूत होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। पाई बॉन्ड आपका बड़ा होता है, कम एनर्जी वाला होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ हाई होती है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हो, सुनो। मान लो सपोज करो मेरे पास एक एटम है ए और एक एटम है बी, मान लो इनके बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना, इनके बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो याद रखना किसी दो एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा होगा। तो मान लो ये पहला बॉन्ड था, तो ये हो गया सिग्मा, और यही आखिरी सिग्मा बॉन्ड भी होता है। किसी भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, तो जब भी पहला बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा होता है, उसके बाद जो कोई भी बॉन्ड बनेगा वो सब के सब पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये दोनों जो बॉन्ड हो गए वो कैसा बॉन्ड होंगे, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होंगे। वही बात यहां लिख रहा है, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, जबकि पाई बॉन्ड एक से ज्यादा भी बन सकता है। देख लो यहां पे 2 पाई बॉन्ड बने ना, ठीक। वही बात लिखा हुआ कि 1 और 2 पाई बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में एक या 2 पाई बॉन्ड बन सकता है, जैसे कि यहां पे बताए 1 और 2 पाई बॉन्ड यहां बन रहा है ना। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, अगर मान लो किसी दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो सिग्मा के साथ ही बनेगा। तुम बोलोगे कैसे सर, भाई किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा ही होगा, इसको पाई बोल नहीं सकते हैं। पाई जब भी बनेगा तो अब एक बॉन्ड बन गया, इसके बाद अब जो कोई बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड पाई होगा। इसीलिए पाई बॉन्ड अकेला नहीं बन सकता, वो सिग्मा के साथ ही बनता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है। एक बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। क्या मतलब है इसका समझो। देखो जैसे मान लो एक सिग्मा बॉन्ड बना पी और पी के एक्सियल ओवरलैपिंग से, और यहाँ पी और पी के पैरेलल ओवरलैपिंग से मान लो पाई बॉन्ड बना। अब तुम इसका यहाँ बॉन्ड बन रहा है ना, अब मान लो इनके एक्सिस को पकड़ के इसको घुमाओ, मान लो इसको पकड़ लो, इस वाले पी ऑर्बिटल को पकड़ लो और इसको घुमाओ, जैसे ये पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुआ, इसको घुमाओ, देखो ये घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है। लेकिन अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, अब घुमाओ तो टूट ही जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड ही टूट जाएगा। यहाँ जुड़ा हुआ था ना, यहाँ से टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या पाई बॉन्ड, अब पैरेलल बॉन्ड आपका ये पाई बॉन्ड रोटेट कर सकता है? नहीं, जबकि सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है। देखो यहाँ पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, ये इनके बीच में बॉन्ड बना, ये रोटेट कर सकता है, देखो। लेकिन पाई बॉन्ड जब बनता है ना पैरेलल ओवरलैपिंग से, जब इसको रोटेट कर, इसको रोक के इसको रोक दो, इसको रोटेट करवाओ, तो यहां से देखो ये वाला बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से जो यहाँ बॉन्ड बन रहा था ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। ये डिफरेंस होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। तो बच्चा यही कहानी थी आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। जब भी आपके एग्जाम में इतना पॉइंट लिख देना, मस्त तरीके से एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है बच्चा हाइब्रिडाइजेशन। अब अगला टॉपिक अपना है हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड के बाद जो अगला टॉपिक है अपना वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आया कहां से और क्यों आया, बातें इसकी करते हैं। देखो हुआ क्या था, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल समझते हैं, मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर यहां देखो तो 4 बॉन्ड है, और चारों का चारों बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये चारों अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन चारों बॉन्ड की ओवरलैपिंग वगैरह सब कुछ सेम रही होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, क्योंकि सेम एटम, दो सेम एटम के बीच में चारों बॉन्ड बन रहा है ना, तो इनके बीच में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग सेम हुआ होगा। तो बॉन्ड की सब कुछ सेम रही होगी, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बात करो सबके सब सेम रहे होंगे। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया जा रहा था ना, तो मीथेन का चारों बॉन्ड एक समान नहीं दिख रहा था। 3 बॉन्ड तो एक तरह का दिख रहा था, लेकिन एक बॉन्ड जो है सो डिफरेंट दिख रहा था। अब ये समझ ही नहीं आया भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है हुआ भाई, जब सेम ही चारों दो एटम के बीच में ही चारों बॉन्ड बन रहे हैं तो चारों बॉन्ड सेम होना चाहिए। लेकिन अब एक्सपेरिमेंटली दिखा जा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं रहा, 3 बॉन्ड सेम है, एक बॉन्ड डिफरेंट है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया था अपना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोला देखो ये चारों बॉन्ड सेम कैसे हुआ होगा, वो समझाने की कोशिश किया। बोला एक्चुअल में जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला ना कि किसी एटम का प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, एक्चुअल में किसी एटम का प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने आता ही नहीं है, बल्कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करने आता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बोले तो अब तुमको एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो तुम्हारे घर में 4 भाई बहन है, तुम्हारी मम्मी गई मार्केट से 3 ओरियो बिस्कुट लेकर के आई और एक मान के चलो गुड्डे बिस्कुट लेकर के आई। अब एक को दी गुड्डे, अब बाकी 3 को दी कौन, ओरियो। अब जिसको गुड्डे दी मार कर रहा है कि उस तीनों को ओरियो दे दी, हमको भी ओरियो चाहिए। तुम्हारी मम्मी परेशान, अब दोबारा मार्केट जा नहीं सकती, मार्केट दूर है, तो क्या करेगी, बोली कि तुम चारों का बिस्कुट ले लेगी, बोली गिला, चारों बिस्कुट को फाड़ेगी, एक में मिला देगी, अब सबको बराबर बराबर बिस्कुट बांट देगी। तो अब बताओ
सभी बच्चे को ओरियो और गुड डे बराबर बराबर अमाउंट में मिल गया होगा, तो सब बच्चा भी खुश, मम्मी भी खुश। सेम कहानी हाइब्रिडाइजेशन बताता है। हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका चारों बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटली ये सेम नहीं देखा जा रहा था, फिर ये सेम हुआ कैसे, जबकि होना तो सेम चाहिए था ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इसको एक्सप्लेन किया कि ये सेम कैसे हुआ चारों बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन बोला एक्चुअल में एटम का जो नॉर्मल ऑर्बिटल होते हैं ना, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, बल्कि इनके कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इनके बच्चा इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। कैसे समझाते हैं, देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल आ रहा होगा ओवरलैपिंग करने के लिए, हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं एस, तो चारों हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ही आ रहा होगा, ठीक है सर। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 यही होता है ना। तो बैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, पी वाला, 1 2 और एक ऑर्बिटल इसका खाली रह गया। तो देखो कार्बन के पास 1 2 3 4, ठीक। तो कार्बन में यहां पर भी एक पी ऑर्बिटल, यहां भी पी ऑर्बिटल, यहां भी पी ऑर्बिटल और यहां भी पी ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का एस आ रहा होगा, है कि नहीं। तो अब आप देखो यहां पे गौर से, तो इन एस ऑर्बिटल को मान लो तोड़ दे और पी ऑर्बिटल को तोड़ दे और दोनों को तोड़ के आपस में मिला दे, तो एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा, कौन सा, जिसमें एस और पी दोनों का कैरेक्टर होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी को हम लोग कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब मान के चलो सभी ऑर्बिटल को तोड़ दिए, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करने आ रहा था सबको मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बना दिए, अब उस ऑर्बिटल में सब वाला गुण आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, यानी कि अब सब ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान हो जाएगी। अब जब वो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा तो उस ऑर्बिटल की बॉन्डिंग सेम रहेगी, समझे, हाँ कि ना। तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना था ना भाई, कार्बन के पास, हाइड्रोजन में तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन ही है ना, एक एक एस ऑर्बिटल ही है ना, कार्बन के पास भी 4 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। 4 वैकेंट ऑर्बिटल कहां से लाएगा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो ये होती है। तो देखो वैलेंस ऑर्बिटल आता है बॉन्ड बनाने अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ, हमको 4 को खाली ऑर्बिटल चाहिए, यानी कि हाफ फ्री ऑर्बिटल चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप करवा दो, यहां जंप करवा दोगे तो देखो क्या हो गया, एस में 1 और पी में 1 1, तो यानी कि अब कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। अब ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अलग अलग चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अगर अलग अलग चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड कार्बन के एस और एक हाइड्रोजन के एस के साथ बनेगा, तो एक बॉन्ड मान लो एस और एस के साथ बना, बाकी कार्बन के पी और हाइड्रोजन के एस के साथ बनेगा, यानी कि पी एस एस पी बॉन्ड बनेगा, यहां भी एस पी के बीच में और यहां भी एस पी के बीच में। तो ये 3 बॉन्ड तो एक समान दिखेंगे, लेकिन ये बॉन्ड इन दोनों से, इन तीनों से डिफरेंट दिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड एस और एस के बीच में बन रहा है, बाकी 3 बॉन्ड एस और पी के बीच में बन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि चारों बॉन्ड तो सेम होना चाहिए, चारों बॉन्ड सेम होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग चारों बॉन्ड सेम नहीं हो सकता है। इसी को समझाया, इसी को बाद में एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कि क्या किया गया, कार्बन के चारों ऑर्बिटल को उठा लिया गया, एक एस और 3 पी को, और चारों को तोड़ के मिला दिया गया। मिलाने के बाद एक नया 4 ऑर्बिटल बनाया, नया 4 ऑर्बिटल बनाया। अब इस चारों ऑर्बिटल में एक एस और 3 पी वाला गुण आ गया होगा, तो इसको बोलेंगे sp3, इसको भी बोलेंगे sp3। हर एक ऑर्बिटल में एक एस और 3 पी का गुण होगा। अब देखो चारों का चारों ऑर्बिटल कार्बन का sp3 वाला हो गया, और इसी sp3 वाला ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, और यही बात यहां लिखा हुआ है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी जो इंटरमिक्सिंग करवा के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। वापस सुनो, देखो समझाते हैं, गौर से समझना हाइब्रिडेशन क्या होता है, सुनो। बीबीटी के अकॉर्डिंग CH4 के पास 4 बॉन्ड बन रहे थे मीथेन में, जिसमें से 3 बॉन्ड सेम होना, 3 बॉन्ड सेम और 1 बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए। ये होना चाहिए ना, क्योंकि 3 बॉन्ड देखो कार्बन के पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इसके बैलेंस ऑर्बिटल में s में 2 है और p में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन के पास 1s1 होते हैं, तो इसके s में 1,
अगर चार कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन का चार ऑर्बिटल चाहिए हमको, ताकि ये चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सके। और बीबीटी के अकॉर्डिंग कैसा ऑर्बिटल चाहिए होता है? हाफ फिल। यहाँ तो एक ही हाफ फिल ऑर्बिटल दिख रहा है, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करवा के यहाँ पहुंचा दिए। अगर यहाँ पहुंचा देंगे तो देखो अब एस का एक ऑर्बिटल बचा और हर एक पी में एक एक ऑर्बिटल बचा। अब देखो चार को हाफ फिल ऑर्बिटल दिख गया, 1 2 3 4। तो मान लो कार्बन का ये एस वाला था और ये पी वाला था, तो कार्बन का एक बॉन्ड बनाएगा एस वाला ऑर्बिटल, तो मान लो कार्बन का ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन के एस और हाइड्रोजन के एस के बीच में बन रहा है। बाकी तीनों बॉन्ड कार्बन के पी और हाइड्रोजन के एस के बीच में, कार्बन के पी और हाइड्रोजन के एस के बीच में, कार्बन के पी और हाइड्रोजन के एस के बीच में। यानी कि कैसा कैसा बॉन्ड दिखा? 3 बॉन्ड दिखा sp वाला और एक बॉन्ड दिख रहा ss वाला। तो इन तीनों बॉन्ड की एनर्जी अलग होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, और इसके बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि 3 बॉन्ड एक समान और एक बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन बीबीटी के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला भाई? एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि चारों बॉन्ड एक समान है। भाई ये कैसे हो गया? ऑल बॉन्ड्स आर सेम, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। जबकि यहां तो दिख रहा है कि 3 बॉन्ड सेम, एक बॉन्ड डिफरेंट। तो इसी को एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन। बोला क्या ऐसा होता ही नहीं है भाई, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते ही नहीं है, बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स और क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा? सुनो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता कैसे है? कार्बन के पास ये 4 अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, चारों को तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, और चारों को मिला दो, मिला दो, तो 4 नया ऑर्बिटल बनेगा। इस चारों में एक एस और 3 पी वाला गुण हो जाएगा, तो एक एस 3 पी को हम लोग लिखते हैं p3। ये ऑर्बिटल भी sp3 हो गया, इसमें भी एक एस 3 पी वाला गुण आएगा, इसमें भी एक एस 3 पी वाला गुण आएगा, इसमें भी एक एस 3 पी वाला गुण आएगा। तो देखो अब चारों ऑर्बिटल सेम हो गया। अब ये यहाँ जो बॉन्ड बनेगा sp3s के बीच में, sp3s के बीच में, sp3s के बीच में, sp3s के बीच में। अब पता चला चारों बॉन्ड सेम क्या हुआ, क्यों हुआ? यही कहानी है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कहानी के लिए हाइब्रिडाइजेशन की। अब आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है भाई? देख, पहला, हाइब्रिडाइजेशन कोई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी नहीं है, लॉ नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन जो है ना आपका, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये क्या है आपका? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। वही बात लिखा हुआ है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। यानी कि बस यूं ही ऐसा बोल दिया गया कि ऐसा हुआ होगा, ये कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया गया था इसको। आगे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ये डिपेंड करता है, तुम जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहे हो ना, उतना ही नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। कार्बन का ये 4 को हम लोग ऑर्बिटल लेके इंटरमिक्स किए थे, तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? 4 को ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया जाता है, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हाइब्रिडेशन का दूसरा पॉइंट ये था। अगला, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो, अब सुनो, यहां सुनो, किधर गया बे, इधर सुनो। अब इस ऑर्बिटल की कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी। अब इन ऑर्बिटल की एनर्जी को अगर तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंपेयर करवाते हो, अगर मान लो इसकी एनर्जी को इसकी एनर्जी से कंपेयर करवाएं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होता है। और वही बात यहां बोला गया, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। अगला, the concept of hybridization is only responsible for sigma bond and lone pair, it is not related to pi bond। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन को पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन जब भी बात करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का बात करेगा और लोन पेयर का बात करेगा। लोन पेयर समझे ना, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जितनी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके पेयर को बोलेंगे बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बच गया जो बॉन्डिंग नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके पेयर को बोलते हैं हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ठीक, तो लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन जब भी बात करेगा तो लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा। हाइब्रिडेशन कभी भी पाई बॉन्ड का बात नहीं करता है। ठीक, अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था कि जब भी बॉन्ड बनता है तो हाफ फिर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। हाइब्रिडेशन ये बोलता है कि जब भी बॉन्ड बनेगा, जब कभी भी बॉन्ड बनेगा तो हर तरह का ऑर्बिटल, चाहे वो आपका हाफिल ऑर्बिटल हो, यानी कि हाफिल ऑर्बिटल माने कि ये, चाहे वो आपका फुल फिल ऑर्बिटल हो,
चाहे वो आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो, तीनों के तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडेशन में पार्ट ले सकते हैं। ठीक, वही बात बोला कि ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये हाफ फिल ऑर्बिटल हो गया, ये फुल फिल, ये वैकेंट। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग दिखाते कैसे? इस तरीका से, इस तरीका से एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है, ये स्मॉल लोब इसको बोलेंगे, और ये लार्जर लोब हो गया, ये लार्जर लोब हो गया। ठीक, ये वाला जो ये लार्जर लोब है ना, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वही बात यहां लिखा हुआ है, जनरली ए स्मॉलर लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट रिप्रेजेंट। कभी कभार हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे भी दिखा देते हैं, यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो हमारा स्मॉलर लोब है उसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट नहीं भी करते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड इटसेल्फ सच दैट द रिपल्सन बिटवीन ऑर्बिटल वुड बी मिनिमम। देखो, कोई भी बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब बॉन्ड बना मान लो और बॉन्ड में रिपल्सन कम हो रहा है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब अपने आप को जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, तो खुद को इस प्रकार से सजा लेते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्सन बहुत कम हो, ताकि बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। वही बात यहां बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड इटसेल्फ सच दैट, हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को इस प्रकार से ओरिएंटेड करता है कि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। ठीक, द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज गिवन अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिटल से मिलकर वो बना है। जैसे मान लो एक s और एक p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो उसको बोलेंगे sp। मान लो एक s और दो p से बना तो इसको बोलेंगे sp2। दो p है ना, एक s है तो sp2। एक s और तीन p से बना तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3। जैसे अभी पीछे था कार्बन वाला में जो एग्जांपल दिखाए थे, देखो ये वाला एक कहां गया बे, एक s और तीन p से मिलकर बना था तो क्या और कौन सा ऑर्बिटल कहलाया था? sp3। वही बात यहां बोल रहा है। अच्छा, अगर एक s तीन p और एक d से मिलके बना तो कहलाएगा sp3d। अगर एक s तीन p और दो d से मिलके बना तो कहलाएगा sp3d2। और अगर एक s तीन p और तीन d से मिलके बना तो कहलाएगा sp3d3। तो इस प्रकार से नेमिंग की जाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की। वो किस पेरेंट ऑर्बिटल से मिलके बना है, यानी जिस एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उसको कहते हैं पेरेंट ऑर्बिटल, और जिस पेरेंट ऑर्बिटल से मिलके कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसी के आधार पर इसकी नेमिंग की जाती है। ठीक, चलो अब आ जाओ इस हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग देखो ल्यूइस थ्योरी का क्या क्या दिक्कत था कि वो आपका क्या कहते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यही काम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी नहीं किया था। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, उसको एक्सप्लेन करता है अपना हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? देखो, मान लो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उसका ज्योमेट्री लीनियर होता है। लीनियर ज्योमेट्री ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन में बीच में सेंट्रल एटम, एक एटम इधर लगेगा एक एटम इधर लगेगा, और उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल जो इसमें यूज होंगे, एक s होंगे और एक p होंगे। अच्छा, अगर sp2 वाला किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बच्चा उसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होता है। इस प्रकार का ये होता है ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। तीनों का तीनों बॉन्ड प्लेन में होंगे, तीन बॉन्ड बनेंगे प्लेन में, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। इसमें एक s और दो p पार्टिसिपेट करते हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है इस प्रकार का, ये ज्योमेट्री होता है जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको बोला जाता है। इसकी बॉन्ड एंगल होती है 109.5 डिग्री की, और इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं एक s और तीन p। p आपको पता है ना, p का भी नाम याद करवाए थे, px pz, इसको बोलेंगे px, इसको बोलते हैं py, इसको बोलते हैं pz। तो जब तीनों के तीनों p हो गए तो एक तीनों के तीनों आ जाएंगे px py pz। अब बोलेंगे सर यहाँ तो दो ही p आ रहा था sp2 में, तो कौन सा दो p? ये दोनों की ये दोनों की ये दोनों, कोई भी दो ले लो चलेगा, कोई भी दो, या तो px py ले लो, या तो py pz ले लो, या तो px pz ले लो, या तो कोई भी दो ले लो चलेगा। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसा होता है, तीन बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अब यहां जरा सुनो, जो तीन बॉन्ड प्लेन में है ना, ये जो तीन बॉन्ड प्लेन में है, ये तीनों बॉन्ड प्लेन में है, इनको हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड।
इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर होगा, देखो 3 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर और एक बॉन्ड ऐसे नीचे, तो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बच्चा एक्सियल बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और याद रखना, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और दो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, बिटवीन इक्वेटोरियल बॉन्ड 120 डिग्री का एंगल, एक्सियल एंड बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल। sp3d है तो इसमें एक s आया होगा, 3 p है तो तीनों के तीनों p आ गए होंगे, px p और pz तीनों, और एक d आए होंगे। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dzx, यही नाम होता है ना। तो इसमें कौन सा वाला एक d? तो dz स्क्वायर वाला d आता है, ये वाला d इसमें यूज होता है, याद रखना है इसको, ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। अगर sp3d2 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है या स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है या स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है भाई? ऐसा 4 बॉन्ड ऐसे प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ठीक, 4 बॉन्ड होंगे प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसमें सभी बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल बनता है, चाहे एक्सियल इक्वेटोरियल ले लो, चाहे एक्सियल इक्वेटोरियल लो तो भी 90 डिग्री, एक्सियल इक्वेटोरियल लो तब भी 90 डिग्री। हाँ, अगर एक्सियल लोगे तो आमने सामने होते हैं ना दोनों, तो ये बॉन्ड 180 डिग्री का बनता है, याद रखना। इसमें कौन से टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? एक s है, 3 p है तो तीनों का तीनों p आ जाएगा। अब d तो 2 है ना, कौन कौन d? एक d होंगे dz स्क्वायर वाले और दूसरा होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला, एक ये और 2 ये, ठीक। आगे चलें। अच्छा, एक होते हैं sp3d3, sp3d3, अगर ये हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का कैसा होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ऐसा 5 बॉन्ड प्लेन में और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, 5 बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ठीक। इसमें इक्वेटोरियल के बीच में एंगल बनता है 72 डिग्री का, इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, और एक्सियल के बीच में एंगल बनता है बच्चा 180 डिग्री का, ये बात ध्यान पे रखियो। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? एक s है, 3 p, तो तीनों के तीनों p आ जाएंगे। d इसमें 3 होता है, कौन कौन? dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dxy, ये 3 d होंगे, p तीनों के तीनों होंगे, s तो एक ही होता है। ये टेबल याद रखना, आपको काम आएगा। अब सवाल उठा, सर हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं? हाइब्रिडेशन हम लोग निकालते कैसे हैं? तो देखो, हाइब्रिडेशन बताने, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको हाइब्रिडेशन बताना तो उसके लिए आपको जेड पता होना चाहिए। जेड निकाल लोगे, अब जेड कैसे निकालते अभी बताते हैं, लेकिन जेड से कैसे बताओगे हाइब्रिडेशन क्या होगा? अगर जेड आया 2 तो हाइब्रिडेशन sp, अगर जेड आया 3 तो हाइब्रिडेशन sp2, अगर जेड आया 4 तो हाइब्रिडेशन sp3, अगर जेड आया 5 तो हाइब्रिडेशन sp3d, अगर जेड आया 6 तो हाइब्रिडेशन sp3d2, अगर जेड आया 7 तो हाइब्रिडेशन sp3d3। अब जेड निकाले कैसे सर? जेड कैसे निकाले? तो देखो, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे दिया, किसी मॉलिक्यूल का अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया और स्ट्रक्चर से जेड निकालने के लिए बोला, तो तब आपको फॉर्मूला लगाना जेड का, उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना कई गो है, और जो सेंट्रल एटम होंगे ना उसके ऊपर में लोन पेयर काउंट कर लेना कई गो है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कर देना, जो आएगा वही जेड का वैल्यू हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का दिया हुआ हो, जैसे मान लो हमको एक स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक, हमको बोला बताओ जेड, हमको बोला जेड बताओ। अब जेड कैसे बताओगे? देखो, सेंट्रल एटम ये है सल्फर, इस पे लोन पेयर बताओ। सल्फर के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 बॉन्ड सल्फर बना रहा है मेरे भाई, 6 बॉन्ड सल्फर बना रहा है, तो लोन पेयर तो 0 हो गया, 0 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड, ठीक, 6 सिग्मा बॉन्ड। अब इसका ज्योमेट्री बताना है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अच्छा, एक सेकंड, सेंट्रल एटम का है 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तब रेशन हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री दे दे तो आपको ऐसे बताना है,
ज्योमेट्री दे दे तो आपको ऐसे काउंट करना है। लेकिन अगर मान लो ज्योमेट्री नहीं दे, केवल मॉलिक्यूल लिख के दे दे, कोई मॉलिक्यूल लिख के दे दे, तो फिर जेड कैसे निकालोगे? हाफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? ऑफ सेंट्रल एटम। किसके लिए बात कर रहे हैं? सेंट्रल एटम के लिए। सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर उस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो, और अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है तो उसको उसमें क्या कर दो? जोड़ दो। मोनोवैलेंट एटम का क्या होता है? हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और सबको जोड़ घटा करके उसका 2 से डिवाइड कर दो तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। जो वैल्यू जेड का आया, जो वैल्यू जेड का आया, जैसे मान लो हमको निकालना है, सपोज करो हमको भैया CH4 का ही मान लो हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। चलो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? जो संख्या से कम है, कार्बन की संख्या कम है तो कार्बन सेंट्रल एटम बन जाएगा। इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है, ठीक है सर। क्या इस पे कोई निगेटिव चार्ज है? नहीं सर। क्या पॉजिटिव चार्ज है? नहीं सर। कोई मोनोवैलेंट एटम है? जी सर। कौन है सर? हाइड्रोजन है सर। कै गो है सर? 4 गो है सर। जोड़ दो तो 8 आ गया, और 1/2 करते हैं ना, डिवाइड में 2 कर दो, कट हो कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि सर इसके लिए जेड का वैल्यू 4, और जब जेड का वैल्यू 4 होता है तो हाइब्रिडेशन कैसा होता है? sp3 होता है, और हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। बस कहानी खत्म, उड़ा दियो आंसर। ये होता है कहानी, और यही था पूरा कंसेप्ट किसका? हाइब्रिडेशन का। तो बच्चा अपना VBT और हाइब्रिडेशन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे VSEPR थ्योरी के साथ, तब तक इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर बच्चे।